दौरे पेरिस, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फिजाई हदूद में सफर। लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है। और हम बात करेंगे मोदी जी की। मोदी जी जैसे कि फ्रांस गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी भारत में जो है कराने की बात की जा रही है। हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा और मोदी साहब का त्यारा शेखुपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये छिड़ गई है कि एविएशन के कानून के मुताबिक जब भी कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके अपना सफर इजी बनाता है तो बदले में गुडविल बोलता है, बदले में थैंक्स बोलता है। लेकिन मोदी साहब ने ना गुडविल का कोई पैगाम दिया और ना थैंक्स है इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी यूज किया। और वो फ्रांस जो है AI जो है समिट अटेंड करे, उसके बाद ही वो अमेरिका चले जाएंगे। बात करेंगे मोदी जी की। मोदी जी जैसे कि फ्रांस गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? आप देखेंगे मोदी जी का फ्रांस, अमेरिका, मेनली फ्रांस और अमेरिका अगर हम देखते हैं या अरब कंट्रीज में देखते हैं या जापान वगैरह में देखते हैं तो ये नॉर्मल विजिट्स हैं। अब नॉर्मल या कुछ स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे जो रिलेशंस हैं इन कंट्रीज के साथ वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि एक फैमिली मेंबर टाइप में कहो या एक इतना कंफर्टेबल जोन में कहो जैसे आदमी घर में घूम के आ रहा है। उसमें इटली भी आ जाता है, सब चीजें। यूके थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से आजकल गुजर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी कोई प्रॉब्लम वहां पर भी नहीं है। हाँ, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके लिए वो बड़ी खबर होती है जब आपके शहबाज शरीफ इस तरीके से गए हुए होते हैं। हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, जी। बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं, ठीक है। बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं। इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है। आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, PM मोदी का भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वैरायटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया। सवाल देखने वालों से करना चाहूंगा कि जो 3-4 इंडिया के यूट्यूबर हैं, आपकी इनके हवाले से क्या ओपिनियन है, जिनके ऊपर आजकल ये केस चल रहा है, जिसमें चाहे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं या फिर समय रहना जो फनी एक मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं, या जितने भी ये 3-4 लोगों के ऊपर केस चल रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखिए मुफ्ती कवि साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें। ये रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था ना, ये जो भाई बात कर रहे हैं, ये 1970 में भुट्टो ने नारा लगाया था। ठीक है। उस वक्त ये था कि कहा गया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटमी ताकत बनेंगे। उसकी रीजन ये थी ना कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था इंडिया का मुकाबला करने के लिए। तो आज हम क्यों नहीं कहते कि आज भी हम घास खा लेंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंडिया का मुकाबला करेंगे। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है, एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाज़त लेनी है या उस मुल्क से। अगर इजाज़त के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हों, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के साथ ना बैठे हों, इतने बड़े मुल्क को इतने आसानी से हैंडल ना कर रहे हों, चला ना रहे हों। लेकिन यहाँ पे देखें, इजाज़त का मुद्दा वहाँ पे आया जहाँ पे दुश्मनी का फैक्टर आया कि इंडिया पाकिस्तान आपसी, आप देखें दुश्मन मुल्क आपस में, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाज़त दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो स्पेस है, हमारी जो सफ़र है, आपका जो हमारे दूध है, फ़ज़ाई हदूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें
इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। हाँ। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना जयशंकर। कि यार देखो, एआई को अगर आप इस तरीके से लेते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थ्रेट है और हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसी एआई टेक्नोलॉजी को ह्यूमन रेस को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बून भी प्रूव हो सकती है, जिसमें हेल्थ से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर जगह पर ये एआई काम आ सकता है। तो हमें असलियत में इस एआई को इस फील्ड में यूज करना चाहिए, थ्रेट की फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। ये मैसेज दिया। इससे फिर जो वेंस हैं, जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं अमेरिका के, वो भी एग्री कर रहे थे। इमैनुअल मैक्रो ने एग्री किया। और मैं इस चीज में एक चीज बताऊंगा आपको कि मोदी जी का दिमाग जो है ना, वो लिटरली मुझे मजा आ जाता है इस बंदे का दिमाग देख के कि इन्होंने, अच्छा आप लोगों ने अमेजन का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी वो साइट है अमेजन। ये जो अमेजन है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, जो कि मतलब जिसे कहते हैं कि डिजिटल लेवल पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री ने क्या किया, अब इस अमेजन की वजह से न जाने कितने सारे हजारों लाखों की तादाद में जो छोटे वाले दुकानदार थे वो बेचारे बेरोजगार हो गए, दुकानें बंद कर करके भागने लग गए कि सारा काम तो अमेजन कर रहा है। और अमेजन 25 से लेकर 40% प्रॉफिट खा जाता है। अब क्या काम, इन्होंने ONDC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अपने आप उसके ऊपर आप रजिस्टर कीजिए, सरकारी है, गवर्नमेंट, अपने आप रजिस्टर कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। 6 लाख अगर उसके अंदर दुकानदार जुड़ गए और 600 सिटीज, 600 सिटीज कवर हो गई। अब आप सोचिए 600 सिटीज और मोर देन 6 लाख शॉपकीपर्स उसके अंदर जुड़ गए। नतीजा क्या हुआ, जबरदस्त लेवल पर ये अमेजन और फ्लिपकार्ट, हमारे यहाँ जो कंपनीज है, उनको चैलेंज करने लग गए। नतीजा उसका ये हुआ कि अल्टीमेटली जो इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेट से जो शॉपिंग थी, वो कहां तो एक कंपनी को फ्लोरिश करवा रही थी, उसी के पैरेलली एक गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म फ्री में बना के डाल दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, खुद ही चलता रहेगा ये, हम इसमें कोई बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। नतीजा उसका ये है कि जो 25 से 40% अमेजन कमा रहा था, वो अब दुकानदार की जेब में, हमारी इकोनॉमी दोबारा रिवाइज कर गई।